अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद मैं इस नावल का वॉइस ओवर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आएगा। और आई नो कि आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि आप ये वॉइस ओवर ना किया करें क्योंकि हम खुद से रीड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कह रहे थे कि हमें वॉइस ओवर में ही चाहिए। जो लोग वॉइस ओवर में नहीं सुनना चाहते वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप वॉइस ऑफ कर दें और नावल को खुद से रीड करें। इस नावल पर बहुत बहुत मेहनत हुई है, बहुत दिल से लिखा गया है ये नावल। एंड आई होप कि आप लोगों को ये नावल पसंद आए। अपलोड करते हुए इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं आप लोगों को नावल पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर हमने सोचा अपलोड कर देते हैं। आप लोग रिव्यू देंगे तो पता चल ही जाएगा कि नावल कैसा है। बहुत बहुत मेहनत हुई है इस नावल पे, बहुत डबल मेहनत आप समझ लें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि नावल कैसा है कैसा नहीं है। और वॉइस ओवर काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, तो जो भी इसमें मिस्टेक्स हों आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो मज़ीद टाइम वेस्ट के बगैर अब हम लोग चलते हैं हमारे न्यू नावल के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। सो लेट्स गो। हिज ईस्टर्न ब्राइड बाय सालेहा इकबाल, एपिसोड 1। ये कहानी शुरू होती है एक खुशहाल और मोहब्बत से भरपूर घराने के एक ऐसे आंगन से जहाँ सुबह सादिक से लेकर शब के उतरने तक कहकहों की गूंज घुली रहती थी। आज भी उस घर में हंसी की घुंघूर बारिश बरस रही थी और सबके चेहरों पर तमानियत बिखरी हुई थी। हर कोई आपस में बातें करता, शोखियों भरी सरगोशियाँ करता अपने दिन का निहायत खुशगवार आगाज़ कर रहा था। जहलम की सुबह के ठीक 8:48 हो रहे थे। नाश्ते के बर्तन डाइनिंग टेबल से हटाकर दो नौजवान लड़के, एक 17 बरस का और दूसरा 19 बरस का, बाहम गुफ्तो शनेद करते किचन की तरफ ले जा रहे थे। कुछ मुलाजिम बाहर बागीचे में सफाई में मसरूफ़ थे। बशर विला की वसत ही ऐसी थी कि सुबह से शुरू होने वाली सफाई दोपहर ढलने तक फैली रहती थी। घर की शानो शौकत और वसत अपने आप में किसी महल से कम ना थी। जल्दी करो जल्दी, तुम लोगों की वजह से मुझे हमेशा देर हो जाती है और आज भी तुम वही कर रहे हो। अगर इस बार भी ताख़ैर हुई तो मैं वाकई तुम सबको यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। दरवाज़े में खड़ी वो लड़की अपनी झुंझलाहट में बेहद दिलकश मालूम हो रही थी। सफ़ेद रंग की सादा मगर नहायत खुशनुमा लंबी फ़्रॉक जिसका दामन उसके कदमों को छुपा रहा था। उसके घने रेशमी कमर तक बिखरे स्याह बाल नर्म हवा के लम्स से बार बार उड़कर उसके चेहरे के गिर्द गला बनाते जा रहे थे। जेम ब्राउन रंग की बड़ी बड़ी आंखें जिन पर लंबी घनी पलकों की छाँव टिकी थी, हल्के से मुस्कारे ने उन आँखों की दिलकशी को और ज़्यादा उभार दिया था, जैसे किसी फ़नकार ने रंगों में जान डाल दी हो। गुलाबी आबदार गाल जिनमें नम सी लाल दमक रही थी, होंठों पर हल्की सी गुलाबी रंगत, शायद लिपस्टिक को मिटाने की कुछ कोशिश की गई थी, मगर उसका निशान अब भी धीमी चमक की तरह मौजूद था।
वो बशर विला के दरवाजे में खड़ी किसी चांदनी रात की अवलीन किरण जैसी दिखाई देती थी। कद 5 फुट 3 इंच, पैरों में पहनी 2 इंच की सादा सैंडल ने उसकी कामत में ज़रा सी नज़ाकत भरी बुलंदी का इजाफ़ा किया था। उसके वजूद से ऐसी लताफत और मासूमियत झलक रही थी जैसे किसी खिले हुए सफ़ेद गुल पर शबनम ठहर कर नरमी से चमक रही हो। अब वो दोनों हाथ अपनी पतली कमर पर रखे हॉल के सोफ़े पर कदरे रौब से बैठी थी। उसके चेहरे पर एक संजीदा मगर नम सी मुस्कुराहट थी जो उसके अंदर छुपी जिम्मेदारी और बेपनाह मोहब्बत के खूबसूरत संगम को जाहिर करती थी। उसके सामने वो नन्हे चेहरे मौजूद थे जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन बच्चों को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सबसे बड़ा अदरीस था, 13 साला लड़का। वो अपने बाजू सीने पर बांधे एक मतवक्को खामोशी के साथ खड़ा था। ये उम्र की वो हद थी जहाँ बचपन और लड़कपन की सरहदें आपस में मिलती हैं। उसकी आंखों में एक छोटी सी शरारत थी। जैसे वो किसी भी वक्त खेल कूद के लिए भाग जाने को तैयार हो, मगर बहन के रौब तले दबा हुआ था। उसके साथ 11 साला वली खड़ा था। चंद दिन पहले ही बशर विला में उसकी सालगिरह की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई थी, इसलिए उसके चेहरे पर अब भी इस तकरीब के तोहफ़ों और खुशियों का खुमार बाकी था। और फिर सोफ़े के पास खड़ी सबकी लाडली सहर थी। मासूमियत उसके हर अंदाज से टपक रही थी। उसके नाजुक कंधों पर स्कूल का बैग झूल रहा था और आंखों में एक खालिस सी चमक थी जो बशर विला के हर फर्द का दिल मोह लेती थी। और वहाँ सबसे बड़ी बहन गुल नहर थी। तेईस साल की। इस साल में उसने 23वां जन्मदिन मनाया था। उसका कद, उसकी आँखों की खुली मासूमियत और लहजे की मिठास उसे बच्चों में मुमताज़ करती थी। घर वाले प्यार से उसे गुल कहकर पुकारते और सब बच्चे, चाहे वो खूनी रिश्तेदार हों या पड़ोसी, बड़े एहतराम से उसे बीजान कहकर पुकारा करते थे। तेईस साला गुल नहर उन सब के दरमियान एक शफीक माँ की तरह थी। बशर विला के तमाम बच्चे, चाहे वो घर के हों या रिश्तेदारों के, उसे इंतहाई एहतराम से बीजान कहकर पुकारते थे। आज स्कूल का वक्त निकलता जा रहा था क्योंकि बशर विला में आज एक बड़ी तकरीब की तैयारियां उरूज पर थीं। बड़ी बीजान के रिश्ते की बात पक्की होने जा रही थी, जिसकी वजह से सारे बच्चे छुट्टी का मूड बनाए बैठे थे। लेकिन उनके सामने खड़ी ये सफ़ेद रंग की अप्सरा किसी सूरत उन्हें छुट्टी देने पर राज़ी ना थी। बीजान, बहुत बुरी बात है, आप आज के दिन तो हमें छोड़ दें। आज नहीं जाना हमने स्कूल। एक दिन की पढ़ाई ना करने से कुछ नहीं होता। सहर सोफ़े पर चढ़ती हुई अपने सामने खड़ी गुल के चेहरे पर अपनी छोटी छोटी नर्म निगाहें जमाते हुए बोली,
क्यों भाई, किस लिए छुट्टी करनी है? कंधे से सरकने वाले रेशमी सुरमई रंग के दुपट्टे को वापस से कंधे पर टिकाते हुए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे एक आईब्रो उठाए पूछती है, क्योंकि आज बड़ी बीजान का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। पूरे घर में इस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं और आप हैं कि हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेज रही हैं। हमें भी तो अपनी बीजान की खुशियों को एंजॉय करना है। दूसरे बच्चे तो आज स्कूल नहीं जा रहे। चचा के बच्चे देख लें, वो तो सब तैयार हो रहे हैं और आप हैं कि हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजने के पीछे लगी हुई हैं। वो लोग इसलिए स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें स्कूल भेजने की ज़िम्मेदारी मैंने नहीं ली, जबकि तुम बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरी है क्योंकि तुम मेरे भाई बहन हो। अब तुम लोग मेरे साथ ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी करने की कोशिश मत करो और शराफत से यूनिफॉर्म बदल कर आओ। और स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं भी तो खुद यूनिवर्सिटी जाऊंगी। मैं तो बीजान के रिश्ते पक्के होने की वजह से यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं कर रही, तो तुम लोग क्यों करोगे? शराफत से जाओ। कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट है तुम लोगों के पास। चेंज करके नीचे वापस आओ। मैं गाड़ी के पास जब तक पहुंचूं, तुम लोग चेंज करके नीचे आ जाने चाहिए, समझे? अपना उल्टा हाथ कमर से नीचे छोड़ती और अपने सीधे हाथ से सबकी तरफ अपनी शहादत की उंगली उठाते हुए बोली, ये जुल्म है बीजान। मैं जालिम ही हूँ, मेरा काम ही जुल्म करना है। खुश, चलो जल्दी से, हुक्म देती बोली। जिस तरीके से गुल ने कहा था, किसी भी बच्चे के मुंह से मज़ीद इनकार की गुंजाइश नहीं बची थी। बशर विला में छोटों को यह हरगिज़ इजाज़त नहीं थी कि वो अपने बड़ों की किसी भी बात को इनकार कर सके, चाहे वो गुल हो या फिर सबसे छोटी सहर। अपने से उम्र में जो भी बड़ा था, उसकी बात उन सबको हर हाल में माननी ही पड़ती थी। मासूमों पर जुल्म करने से गुनाह मिलता है बीजान, आपको क्या ये पता नहीं है? अब की बार अब्दुल वली अपनी बहन के पास सोफ़े पर चढ़ते हुए बोला, और क्या आपको ये बात नहीं पता कि बशर विला में किसी बड़े की बात से इनकार करना कितना बड़ा गुनाह है? अब आप लोग अभी से इस गुनाह में मुब्तला होना चाहते हो। अगर बाबा से डांट नहीं खानी है तो शराफत से सब लोग जाकर यूनिफॉर्म बदलकर बाहर गाड़ी में आओ। मैं वहाँ पर सबका इंतज़ार कर रही हूँ। मज़ीद मुझे बहस नहीं चाहिए। अब की बार गुल थोड़ा सा हुक्मानी लहजे में कहती अपना बैग और चादर सोफ़े से उठाए अपने कंधों पर डालती हुई बशर विला से बाहर निकलती सीधा गार्डन की जानिब अपने कदम बढ़ाती है, जहाँ पर कतार से 3 गाड़ियाँ लगी हुई थीं। एक गाड़ी जिसमें गुल और बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होने वाले थे। दूसरी गाड़ी बशर विला के मालिक सुलेमान बशर की, जिसमें सिर्फ वही सवार होकर अपने ऑफिस जाते हैं। तीसरी गाड़ी इब्राहिम बशर की। गुल नहर
अपना बैग और चादर कंधे पर डालती हुई बशर विला के मरकज़ी दरवाज़े से बाहर निकली और सीधा गार्डन से मुल्हका पोर्च की तरफ कदम बढ़ाए। वहाँ कितार में 3 गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक गाड़ी में गुल और बच्चों ने जाना था, दूसरी गाड़ी बशर विला के मालिक और गुल के वालिद सुलेमान बशर की थी और तीसरी गाड़ी इब्राहिम बशर की थी। इब्राहिम बशर सुलेमान बशर के चचाज़ाद भाई का 28 साला बेटा था। वो बशर विला की हद तक एक नहायत सुलझा हुआ, तमीज़दार और शाइस्ता इंसान था, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो एक इंतहाई बेरहम, बद-इख़लाक़ और पत्थर दिल शख्स था। गुल को उसके इस दोहरे मयार से शदीद चिढ़ थी। वो अक्सर सोचती थी कि कोई इंसान इतना मुनाफिक कैसे हो सकता है। छोड़ गुल, तुझे क्या, इस खड़ूस से खुदा का शुक्र है कि ये हमारी साइड नहीं रहते, वरना मेरा तो सांस लेना भी मुहाल कर देते। गुल ने आसमान की तरफ शुक्राने के अंदाज में देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी की दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट के दरवाजे से टेक लगाए एक शख्स खड़ा था। ये करीम बख्श था। उम्र 29 साल, मगर उसकी शख्सियत, उसका रोब, उसका खड़ा होने का अंदाज़, किसी भी ज़ाविये से वो एक मामूली ड्राइवर नहीं लगता था। उसकी गोरी और साफ़ रंगत, चौड़ी छाती और दराज कद किसी रूपोश शहंशाह या किसी बहुत बड़ी सल्तनत के वारिस का पता देते थे। उसने स्याह रंग की महंगी पैंट पहन रखी थी, जिस पर सफ़ेद रंग की मयारी शर्ट थी, जिसके आस्तीन कोहनियों तक बेनियाजी से फोल्ड किए गए थे, जिससे उसके मजबूत और कसरती बाजू नुमायाँ हो रहे थे। आँखों पर महंगे ब्रांड के स्याह ग्लासेस लगाए वो अपना एक पैर गाड़ी के टायर से और कमर दरवाजे से टिकाए नहायत संजीदगी से अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ था। उसकी कलाई में बंधी घड़ी ही इतनी कीमती लग रही थी कि उसकी महीनों की तनख्वाह भी उसकी कीमत अदा ना कर पाए। करीम बख्श को बशर विला में काम करते हुए 2 महीने और 13 दिन हो चुके थे और इन 2 महीनों 13 दिनों में एक भी दिन, एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा था जब गुल नहर ने उसकी नाक में दम ना किया हो। करीम बख्श के लिए ये लड़की किसी अजाब से कम नहीं थी। वो एक इंतहाई खामोश तबा, मगरूर और अपने काम से काम रखने वाला शख्स था, मगर गुल की अहमकाना बातें, उसकी बेतुकी फरमाइशें और हद से बढ़ती हुई खुद एतमादी करीम को अंदर तक सुलगा देती थी। इस वक्त भी फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए वो दरअसल अपने आसाब को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। गुल को अपनी तरफ आता देख उसके माथे पर सलवटें गहरी हो गईं। इससे पहले कि गुल कोई नई शरारत करती या कोई फजूल बात छेड़ती, करीम ने शदीद बेजारी से अपना फ़ोन पैंट की जेब में डाला और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगा ताकि इस आफत का सामना कम से कम वक्त के लिए करना पड़े।
मगर गुलनहर किसी को इतनी आसानी से जाने कब देती थी। उसे फरार होते देखकर गुल फ़ौरन बोली, भाई सुने। गुल की आवाज़ में एक मखसूस शोखी थी। करीम ने दरवाजे का हैंडल पकड़े पकड़े आंखें मीचे उसने एक गहरा और सर्द सांस खींचा। ग्लासेस के पीछे उसकी आंखों में शदीद बेजारियत तैर गई। उसने मुड़कर गुल की तरफ देखा। चेहरे पर वही शहाना और सर्द तासुरात थे। सुनाएं। उसकी आवाज़ भारी, सर्द और इंतहाई खुश्क थी। कहीं जा रहे हैं आप? गुल ने मासूमियत का लिबादा ओढ़ते हुए पूछा। हालांकि वो जानती थी कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठने ही लगा था। गुल की आवाज़ पर ही करीम के जबड़े सख्ती से भींच गए थे। उसने तंज़िया अंदाज में सर को हल्का सा झटका दिया और बोला, जी जहन्नुम में जा रहा हूँ। आपने भी चलना था क्या? गुल ज़रा भी शर्मिंदा ना हुई, बल्कि एकदम खिलखिला कर बोली, अरे नहीं नहीं, मर्दों के ठिकाने पर हम मासूम लड़कियों का क्या काम। करीम ने ग्लासेस उतारे और अपनी तेज़ उकाबी निगाहों से गुल को घूरा। उसकी नज़रों में ऐसी काट थी कि कोई और होता तो वहीं ज़मीन में गड़ जाता। मगर गुल तो जैसे ढीठपन की आखिरी मंजिल पर थी। मासूम लड़की। करीम ने इस लफ्ज़ को इस तरह दोहराया जैसे कोई बहुत भोंडा मजाक सुन लिया हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गरूर नहीं किया इस बात पर। गुल ने अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में उलझाते हुए निहायत फ़ख्र से जवाब दिया। करीम ने एक सर्द आह भरी और दरवाजे से पूरी तरह टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसका ज़ब्त जवाब दे रहा था, बनता भी नहीं है गुरूर करना। तुम्हारे जैसी एक मखलूक और भी इस दुनिया में आ गई ना, तो दुनिया वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, जबकि अभी तो तुमने अकेली ने ही मुझे बर्बाद कर दिया है। रोका क्यों है वो बताओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। वो एक काम था आपसे। गुल अचानक थोड़ी हिचकिचाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट तैरने लगी। करीम की बेजारी अब शक में बदलने लगी। उसने बगौर लड़की के चेहरे को देखा। क्या काम? उसकी आवाज़ में अब कतरे संजीदगी आ चुकी थी। गुल ने इधर उधर देखा। जैसे कोई गहरा राज बताने वाली हो। फिर वो 2 कदम आगे बढ़कर धीमी आवाज़ में बोली, आपने सुना ना, बाबा ने कल रात एक हुक्म सुनाया है कि अगर अब मैं फ़ेल हुई या पेपर छोड़कर कहीं गई तो वो अगले ही दिन मेरा निकाह पढ़वा देंगे। हाँ सुना है। करीम ने अपने बाजू सीने पर बांध लिए। उसके चौड़े कंधे और भी तन गए। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पेपर में तुम्हारी जगह जाकर इम्तिहान दूँ? आप ही तो कर सकते हैं मेरी मदद। आपके अलावा मुझे किसी पर एतबार जो नहीं है। गुल ने इस कदर लजाजत से कहा जैसे करीम उसका आखिरी सहारा हो। करीम का माथा ठनका। इस लड़की का दिमाग ख़राब था, इसमें कोई शक नहीं था, मगर आज ये कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रही थी। ये एतबार मुझ पर भी ना करती तो शायद मेरे हक़ में ज़्यादा अच्छा होता।
लेकिन छोड़ो, क्या चाहती हो मुझसे? साफ साफ बोलो, पहेलियाँ मत बुझवाओ। गुल ने एक लंबा सांस लिया। अपनी आंखें सख्ती से बंद की और एक ही सांस में वो बात कह दी जिसने करीम बख्श जैसे मजबूत असाब वाले इंसान के भी पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो ज़रा सा निकाह करना चाह रही थी मैं आपसे। करीम जो पूरे रोब और दबदबे के साथ खड़ा था, उसका हाथ जो सीने पर बंधा था, एकदम ढीला होकर नीचे गिरा। उसकी आंखें हैरत और शदीद सदमे से फैल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। क्या? करीम की भारी आवाज़ पोर्च में गूंजी। उसके चेहरे का रंग एकदम तब्दील हो चुका था। ज़रा सा निकाह? उसने गुल को यूं देखा जैसे वो किसी दूसरे सयारे की मखलूक हो। ये लड़की सिर्फ उसके लिए दर्द सर नहीं थी, ये तो मुकम्मल तबाही का पैकर थी। लक्समबर्ग की यकबस्ता धुंधली रात में ग्रैंड डोकल पैलेस की तारीखी और फल्कबोज दीवारें सुनहरी और सर्द लाइट्स की रोशनी में इस तरह चमक रही थी जैसे अंधेरे के सीने पर कोई हीरा उजरा हो। महल के बाहर का माहौल जितना पुरसुकून था, उतना ही सिक्योरिटी के सख्त तरीन हसार की वजह से खौफनाक हद तक पुररौब था। महल के मरकज़ी आहनी गेट से लेकर अंदरूनी दालान तक सैकड़ों गार्ड्स अलर्ट खड़े थे। आम सिक्योरिटी के बरक्स ये गार्ड्स किसी रवायती मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि इंतहाई महंगे कस्टम फिटेड ब्लैक थ्री पीस सूट्स में मलबूस थे। उनके कोट के बटनों पर शाही निशान कंधा था और करपीक्रेस पैंट्स के नीचे चमकते हुए लेदर शूज़ उनकी सख्त शख्सियत को मज़ीद निखार रहे थे। उनकी पुश्त पर और हाथों में जदीद तरीन सेमी ऑटोमेटिक गन्स थीं, जिनकी स्याह धाती चमक रात की रोशनी में चमक रही थी। उन गार्ड्स की उकाब जैसी नज़रें हर आने जाने वाली महंगी गाड़ी पर जमी हुई थी। रोल्स रॉयल्स, बेंटले और लैम्बोर्गिनी की लंबी कतारें महल के सामने आकर रुक रही थीं, जहाँ से दुनिया भर के अमीर तरीन और बाअसर तरीन लोग उतर कर अंदर जा रहे थे। जैसे ही कोई पैलेस के मरकज़ी हॉल में कदम रखता, वहाँ की बेपनाह दौलत और रॉयल्टी इंसान का सांस रोक देती। हॉल की छत गैर मामूली हद तक ऊंची थी, जिस पर करूने वस्ता के दौर की सहर अंगेज़ पेंटिंग्स बनी हुई थीं। सोने के पानी से बने बॉर्डर्स और फरिश्तों की तस्वीरें रात की रोशनी में ज़िंदा मालूम होती थीं। छत के वसत से लटकते हुए दर्जनों विशाल क्रिस्टल फानूस किसी झरने की तरह नीचे गिरती हुई रोशनी बिखेर रहे थे। उन फानूसों के लाखों शीशे जब आपस में टकराते तो एक धीमी और शाही मौसीकी का एहसास दिलाते थे। नीचे का फर्श खालिस अतालवी का रारा मार्बल से बना था, जिसे इस हद तक पॉलिश किया गया था कि वो एक ब्लैक मिरर यानी आईना बन चुका था। ऊपर लटकते फानूस, रेशमी लिबास और हीरे के ज़ेवरात का अक्स इस फर्श पर इतनी सफाई से दिख रहा था
जैसे लोग किसी शफाफ झील के ऊपर चल रहे हों। हाई हील्स की टक-टक और बूटों की धमक इस फर्श पर गूंज रही थी। हॉल के चारों तरफ सफ़ेद दस्ताने पहने हुए वेटर्स, जो खुद भी क्लासिक ब्लैक एंड वाइट टक्सीडो सूट्स में थे, इंतहाई नफासत से हरकत कर रहे थे। उनके हाथों में चांदी की भारी ट्रेस थीं। जिन पर दुनिया की महंगी तरीन शैम्पेन के ग्लास, क्यूयार और नायाब यूरोपीय स्नैक्स सजे थे। वो किसी साए की तरह खामोशी से मेहमानों के दरमियान घूम रहे थे और हर एक की फरमाइश पलक झपकते ही पूरी कर रहे थे। हॉल का एक बड़ा हिस्सा नौजवान नस्ल के कब्ज़े में था, जहां दुनिया भर के अमीर तरीन बिजनेस टाइकून्स और शाही ख़ानदानों के बिखरे हुए रईसज़ादे जमा थे। उनके चेहरों पर दौलत का तकब्बुर और आंखों में रऊनत साफ देखी जा सकती थी। वो कीमती घड़ियां लहराते हुए, फैंसी सिगार के धुएं के झेले उड़ाते हुए एक दूसरे से अपने महंगे असासों और स्कैंडल्स पर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इसी हॉल के वसत में लगी तेज़ लाइट्स के नीचे अमीरजादियों और मॉडल्स का एक बड़ा ग्रुप म्यूज़िक की थाप पर नाच रहा था। डीजे की तेज़ और सहर अंगेज़ बीट्स पर उनके जिस्म फ़िज़ा में लहरा रहे थे। रेशम, साटन और नेट के बने हुए मैक्सी ड्रेसेस, जिन पर करोड़ों के हीरे टिके हुए थे, रक्स के दौरान हवा में लहराते तो एक जादुई समा बन जाता। वो लड़कियां ज़िंदगी से भरपूर, हर फिक्र से आज़ाद होकर इस रॉयल पार्टी को अपने अंदाज में एंजॉय कर रही थीं। और उनके कहकहे हॉल के इस हिस्से को एक अलग ही तवानाई दे रहे थे। हॉल के दूसरे कोने में, जहां शोर कम था और सोफ़े ज़्यादा आरामदा थे, वहां का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने वाले बुज़ुर्ग टाइकून्स, बूढ़े अरबपति और इस महल के मालिकीन बैठे थे। इस शानदार और बेमिसाल पार्टी का इनअकाद इस जगह के मालिकीन यानी दी अलेक्जेंडर एम्पायर के सरबराह खान ने किया था। उन्होंने हाल ही में एक ऐसी आलमी बिजनेस डील और टेक्नोलॉजी मोनोपोली हासिल की थी, जिसने रातों रात उनके असासों को दुगना कर दिया था और पूरे यूरोप के बिजनेस सेक्टर पर उनका तसल्लुत कायम कर दिया था। ये पार्टी उसी तारीखी कामयाबी का जश्न थी। एक चमड़े के सोफ़े पर बैठे हुए उम्र रसीदा टाइकून मिस्टर बेर नक्टन ने अपने हाथ में पकड़े हुए स्कॉच के ग्लास को घुमाया और सामने बैठे हुए अलेक्जेंडर एम्पायर के चीफ डेविड अलेक्जेंडर को देखा, जिनके चेहरे पर फतह की सर्द मुस्कुराहट थी। मिस्टर बेर नक्टन ने गहरी आवाज़ में कहा, डेविड, तुमने इस डील को अपने नाम करके सिर्फ मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि तुमने बाकी तमाम कंपनियों के डेथ वारंट पर साइन किए हैं। ये जश्न बनता है, लेकिन याद रखना, बुलंदी पर हवा का दबाव बहुत तेज़ होता है। डेविड अलेक्जेंडर ने सिगार का लंबा कश लिया। धुआं आहिस्ता से छत की तरफ उछाला, जहां फानूस चमक रहे थे, और बहुत ठंडे लहजे में जवाब दिया, हवा का दबाव सिर्फ उनके लिए मसला बनता है, बेर नक्टन।
जिनके पर कमज़ोर हों। अलेक्जेंडर एम्पायर ने तूफ़ानों को अपने हक में मोड़ना सीखा है। आज रात जो लोग यहाँ नाच रहे हैं या जो यहाँ बैठकर हमारी कामयाबी पर शराब पी रहे हैं, वो सब जानते हैं कि कल सुबह से मार्केट का नया खुदा कौन है। एक और बुज़ुर्ग बिजनेसमैन जो जापानी निज़ाद थे, उन्होंने आगे झुकते हुए अपनी धीमी लेकिन काटदार आवाज़ में पूछा, और वो जो तुम्हारे पुराने हरीफ हैं, सुना है वो इस तरक्की को इतनी आसानी से हज़म नहीं कर पा रहे। डेविड के होंठों पर एक सफाकाना मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने सूट की आस्तीन पर लगे हीरे के कफलिंग्स को दुरुस्त किया और कहा, जो हज़म नहीं कर पाएंगे वो मार्केट से उखड़ जाएंगे। अलेक्जेंडर एम्पायर की तारीख गवाह है, हम सौदा करते वक्त मेज़ पर जज्बात नहीं। इक़्तिदार रखते हैं। ये महफिल गवाह है कि अब इस खिते की मईशत का रुख कहाँ मुड़ेगा। उन बुज़ुर्गों के दरमियान चलती ये गुफ्तगू जितनी पुरसकून थी, उतनी ही ख़तरनाक थी। वहाँ करोड़ों डॉलर के फ़ैसले मिनटों में हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नौजवान रईसज़ादे उसी दौलत को सेकंडों में उड़ा रहे थे। पैलेस के अंदर की ये रात इक़्तिदार दौलत, ड्रग्स और ताकत का एक ऐसा तूफ़ान थी जो लक्समबर्ग की तारीख़ में हमेशा याद रखी जाने वाली थी। हॉल के बावकार कोने में, जहाँ फैंसी सिगार का धुआं फ़िज़ा में बारीक लहरें बना रहा था, बुज़ुर्ग बिजनेस टाइकून्स की नज़रें डेविड अलेक्जेंडर पर जमी थीं। लक्समबर्ग की तारीख़ में अलेक्जेंडर एम्पायर की ये कामयाबी एक नया बाब लिख चुकी थी। मिस्टर बेयरनगटन ने अपनी कीमती घड़ी पर वक्त देखा, फिर गहरा कश लेकर डेविड की तरफ झुका। उसकी आवाज़ में एक गहरी तजस्सुस थी जब उसने पूछा, डेविड, ये सब तो ठीक है, तुम्हारी सल्तनत अब अरूज पर है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम अपने पोते को कब शामिल कर रहे हो अपने बिजनेस में। आखिर इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालने के लिए अगला वारिस भी तो तैयार होना चाहिए ना। ये सवाल सुनकर डेविड अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक गहरी मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी गर्दन घुमाई और हॉल के दूसरे कोने की तरफ देखा, जहाँ नौजवानों का हजूम था। उसकी बूढ़ी लेकिन उकाब जैसी तेज़ नज़रें हॉल की चमकती लाइट्स और नाचते हुए लोगों के दरमियान अपने पोते को तलाश करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसकी नज़रें एक ख़ास जगह पर टिक गई। वहाँ खूबसूरत लड़कियों के एक बड़े हजूम के बीचों बीच, हाथ में वाइन का ग्लास लिए, वो हद दर्जा पुरसुकून और मगरूर अंदाज में झूम रहा था। डेविड ने अपने पोते को देखा। फिर वापस बुजुर्गों की तरफ रुख करते हुए फ़ख्र से अपने कोट के बटन दुरुस्त किए। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गरज और यकीन था जिसने मेज़ पर बैठे तमाम लोगों को मतवज्जा कर लिया। डेविड ने धीमे मगर इंतहाई ताकतवर लहजे में कहा, वो भी ज़िंदगी जीने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहा है बेयरनगटन, और मैं फ़िलहाल उसे जीने देना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन उसने हमारे बिज़नेस में कदम रख दिया वो ज़िंदगी जीना छोड़ देगा और ज़िंदगी से खेलना शुरू कर देगा। वो अलेक्जेंडर एम्पायर का खून है। उसके अंदर वो सिपाही और दिमाग अभी से मौजूद है जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को घुटनों पर ला सकता है। वो जब मैदान में उतरेगा तो सिर्फ बिजनेस नहीं करेगा, वो मार्केट पर राज करेगा। डेविड की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद तमाम बुजुर्ग बिजनेस टाइकून्स ने गहरे तासुर के साथ हाँ में सर हिलाया। वो जानते थे कि डेविड का पोता कोई आम लड़का नहीं था। वो बारूद का वो ढेर था जिसे अभी सिर्फ चिंगारी दिखाना बाकी थी। डेविड अलेक्जेंडर के इस लाडले और ख़तरनाक पोते का नाम ज़ावियान अलेक्जेंडर था। ज़ावियान इस पूरी पार्टी की जान और सबसे पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। ज़ावियान का कद 6 फुट 2 इंच से ज़्यादा था और उसका कसरती चौड़ा जिस्म किसी मॉडल की तरह दिखता था। उसने अतालवी डिज़ाइनर का कस्टम मेड गहरे स्याह रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था जो उसके चौड़े कंधों और फिट जिस्म पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। उसके सफ़ेद रेशमी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जो उसे एक लापरवाह और हैंडसम लुक दे रहे थे। उसकी सबसे ख़ास और ख़तरनाक चीज़ उसकी कलरफुल आंखें थीं। वो गहरी हेज़ल रंगत की आंखें थीं जिनमें कभी सब्ज़ और कभी सुनहरी चमक नज़र आती थी। उन आंखों में एक अजीब सा सहर था। जो भी लड़की उनमें देखती वो वहीं खो जाती। उसके चेहरे के तीखे नकूश, हल्की सी तराशी हुई दाढ़ी और माथे पर बिखरे स्याह बाल उसकी मर्दाना वजाहत को इंतहा पर पहुंचा रहे थे। उसके पैरों में बरलोटी के कस्टम मेड चमकते हुए ब्लैक लेदर शूज़ थे जिनकी पॉलिश पर हॉल के फानूस की रोशनियां चमक रही थीं। उन जूतों की हर मूवमेंट में एक ऐसा शाही रौब था कि वो जहाँ कदम रखता वहाँ ज़मीन खुद ब खुद उसकी फर्माबरदारी करती महसूस होती। ज़ावियान इस वक्त डांस फ्लोर के वस्त में था। म्यूज़िक की धीमी और रोमानवी थाप चल रही थी और वो एक नहायत खूबसूरत यूरोपी लड़की के साथ कपल डांस कर रहा था। उसके बाएं हाथ में वाइन का एक नफीस क्रिस्टल ग्लास था जिससे वो वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे गहरे घूंट ले रहा था। उसकी नज़रें लड़की पर नहीं बल्कि हॉल की छत पर बने फरिश्तों की पेंटिंग्स पर थी, जैसे वो उस महफिल से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो। जबकि उसका दूसरा मजबूत हाथ उस लड़की की नाजुक कमर पर जमला हुआ था। वो लड़की उसके लम्स से वहीं पिघलती जा रही थी और उसके सीने से लगकर म्यूज़िक की थाप पर झूम रही थी। ज़ावियान के चेहरे पर वही रवायती सर्द और मखरूर मुस्कुराहट थी। जो किसी भी इंसान को खौफज़दा और मसहूर करने के लिए काफ़ी थी। रक़्स करते करते ज़ावियान ने महसूस किया कि उसके हाथ में मौजूद वाइन का ग्लास बिल्कुल खाली हो चुका है। उसने डांस रोक दिया, लड़की को खुद से थोड़ा दूर किया और अपने हाथ की एक उंगली से हवा में हल्का सा इशारा किया।
ये इशारा वहाँ मौजूद किसी भी वेटर के लिए एक हुक्म इलाही की तरह था। हॉल के एक कोने से एक नौजवान वेटर ने उसका इशारा देखा और फ़ौरन अपनी चांदी की ट्रे पर महंगी वाइन का नया ग्लास सजाकर ज़ावियान की तरफ बढ़ने लगा। वो वेटर तेज़ कदमों से ज़ावियान की तरफ आ रहा था कि अचानक एक नशे में धुत अमीर सादी हंसने के चक्कर में पीछे हटी और उस तेज़ रफ्तार वेटर से ज़ोर से टकरा गई। एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। ट्रे वेटर के हाथ से छूट गई और उस पर मौजूद फाइन के कीमती कांच के ग्लास मार्बल के पॉलिश शुदा फर्श पर गिरे। पूरे हॉल में कांच के टूटने की एक तेज़ छनछनाहट गूंज उठी। सुर्ख वाइन सफ़ेद और स्याह मार्बल पर किसी खून की तरह फैल गई। ज़ावियान की हेज़ल आंखें फ़ौरन उस जगह की तरफ घूमी। उसने देखा कि फर्श पर कांच बिखरा हुआ है और वो वेटर घबरा कर माफ़िया मांग रहा है। लेकिन ज़ावियान के लिए मसला वो हादसा नहीं था। उसके लिए मसला ये था कि उसकी एक आवाज़ और इशारे पर वेटर उस तक नहीं पहुंच पाया था। ज़ावियान अलेक्जेंडर के दरबार में देर होना उसकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। उसके चेहरे के मसल्स सख्त हो गए और उसकी कलरफुल आंखों में एक सफाकाना सर्दी उतर आई। उसने रक्स करती लड़की को वहीं छोड़ा और एक बार फिर उस बार ज़्यादा सख्त और सख्त अंदाज में अपने हाथ की 2 उंगलियां फ़िज़ा में उठाई। उसका ये इशारा इस बात का ऐलान था कि अब अगर किसी ने ताख़ीर की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जहाँ पहला हादसा हुआ था वहाँ से थोड़ा दूर हॉल की दूसरी सिमत से एक दूसरा वेटर ज़ावियान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उस वेटर का अंदाज़ बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। सबसे पहले फ़र्श पर उसके पैरों की हरकत नज़र आई। उसके जूते क्लासिक ब्लैक ऑक्सफोर्ड थे, लेकिन उनके उठने और गिरने का अंदाज़ बिल्कुल अलग था। उसके कदम एक मखसूस नपे तले और शाही अंदाज में उठ रहे थे। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। हालांकि उसे मालूम था कि सामने अलेक्जेंडर एम्पायर का सबसे गुस्सैला और मगरूर फारिस खड़ा है। वो स्याह पैंट के नीचे छुपे अपने कदमों को इतनी नफासत से आगे बढ़ा रहा था जैसे वो कोई किसी रॉयल पैलेस का मेहमान हो। ना कि कोई मामूली नौकर। उसका पूरा वजूद इंतहा के पुरसुकून और पुरएतमाद अंदाज में ज़ावियान की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में पकड़ी चांदी की ट्रे बिल्कुल सीधी और मतवाज़न थी, जिस पर रखी वाइन की बोतल और ग्लास का पानी तक नहीं हिल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर अपने जूतों की धीमी धमक छोड़ता हुआ उस बिखरे हुए कांच और गुस्से से भरे ज़ावियान अलेक्जेंडर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में ना तो कोई खौफ था और ना ही कोई झुकाव, बस एक गहरा समंदर जैसा सुकून था जिसने ज़ावियान को भी एक पल के लिए चौंका दिया। वो पुरस्रार नौकर लक्समबर्ग के उस तारीख हॉल के चमकते हुए मार्बल पर अपने नपे तले कदम रखता हुआ
बिल्कुल। जावियान अलेक्जेंडर के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। वो एक जीते जागते इंसान के बजाय मरमर का तराशा हुआ कोई मुजस्मा लग रहा था। उसने इंतहाई नफासत से अपने दस्ताने पहने हुए हाथों में थामी चांदी की भारी ट्रे को आगे बढ़ाया, जिस पर सुर्ख वाइन से भरा हुआ एक चमकता हुआ क्रिस्टल ग्लास रखा था। जावियान की हेसल आंखें गुस्से की शिद्दत से गहरी हो चुकी थीं। सामने खड़े नौकर का ये हद से ज़्यादा पुरसुकून अंदाज उसके शाही तकब्बुर को पामाल कर रहा था। अलेक्जेंडर एम्पायर के वारिस को ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि उसके महल में उसकी एक आवाज़ पर आने वाला कोई मामूली मुलाजिम इतनी सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करे। जावियान का पारा एक सेकंड में 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने होंठों को सख्ती से भींचा। सबसे पहले उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ खाली ग्लास इंतहाई सफाकी से उस ट्रे पर पटका, जिसकी तेज़ आवाज़ पूरे दायरे में गूंजी। फिर पलक झपकने से पहले उसने अपने दाएं हाथ से ट्रे में मौजूद वाइन का भरा हुआ ग्लास ऊपर उठाया और उसी लम्हे बिजली किसी तेज़ी के साथ अपने बाएं हाथ से ट्रे के निचले हिस्से पर ज़ोरदार हिट मारी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। चांदी की वो भारी ट्रे फ़िज़ा में उल्टी हुई घूमी और सेकंड के 100वें हिस्से में ज़मीन पर जा गिरी। उस पर मौजूद बाकी चीज़ें और वो खाली ग्लास हॉल के पॉलिश शुदा ब्लैक मार्बल पर गिरकर चकनाचूर हो गए। कांच के हज़ारों बारीक टुकड़े किसी बारूद की तरह चारों तरफ बिखर गए और गहरी सुर्ख वाइन शफाफ सफ़ेद और स्याह फर्श पर किसी ताज़ा खून की तरह फैलने लगी। कुछ छींटें उस नौकर के चमकते हुए ऑक्सफोर्ड जूतों पर भी गिरी, लेकिन उसके बावजूद उसके जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं हिला। जावियान ने अपने हाथ में पकड़े नए ग्लास से वाइन का एक गहरा घूंट लिया। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। वह एकदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसका चौड़ा कसरती वजूद उस नौकर के बिल्कुल सामने आ गया। उन दोनों के दरमियान अब सिर्फ चंद इंच का फासला था। जावियान ने अपनी गरजदार, सर्द और जहर आलूद आवाज़ में कहा, जब मैंने तुम्हें आने का इशारा किया था तो तुम्हें चाहिए था कि दौड़ते हुए 1 सेकंड से पहले मेरे सामने हाजिर हो जाते। लेकिन तुम जिस तहम्मुल से कदम उठा रहे थे, जिस आराम से चलकर यहाँ तक आए हो, उसे देखकर नहीं लग रहा था कि तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र है। अलेक्जेंडर एम्पायर के सामने देर करने का मतलब जानते हो तुम? जावियान की आवाज़ में एक ऐसी सनसनीखेज़ धमकी थी जो किसी भी आम इंसान की रूह फनाह करने के लिए काफ़ी थी। वो अपनी हेज़ल आँखों को सुकेड़े उस नौकर के चेहरे को बगौर देख रहा था। वो उसके चेहरे पर खौफ, पशेमानी या कम से कम घबराहट का कोई एक छोटा सा तासुर तलाश करना चाहता था, ताकि उसके गुरूर को तस्कीन मिल सके। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ, उसने खुद जावियान के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ा दी।
ज़ावियान की इस कदर हौलनाक धमकी और हॉल में होने वाले इतने बड़े धमाके के बावजूद उस नौकर के चेहरे पर ज़बरदस्ती का कोई तासुर तक नहीं उभरा। उसकी आंखें जो गहरी स्याह और बिल्कुल खाली थीं, ज़ावियान की आंखों में इस तरह जमी रहीं जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि दीवार को देख रहा हो। उसके चेहरे के अज़लात में 1 मिलीमीटर की भी हरकत नहीं हुई। उसने ना तो अपने जूते पर लगी वाइन को देखा और ना ही नीचे बिखरे कांच के टुकड़ों को। उसके चेहरे के कोल्ड तासरात बरकरार रहे। उसने इंतहाई धीमे, नपे तले और एक पुरअसरार अंदाज में अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे बांध लिए। उसकी ये हरकत किसी नौकर की नहीं थी जो माफ़ी मांगने के लिए झुकता है। बल्कि ये उसका एक ऐसा बावकार और पुरस्कार अंदाज था जैसे वो उस पूरे हॉल और ख़ुद ज़ावियान अलेक्जेंडर से बहुत ऊपर की कोई चीज़ हो। उसके जिस्म से निकलने वाली वाइब्स इतनी पुरअसरार और सर्द थीं कि डांस फ्लोर पर मौजूद जो लड़कियां अब तक हंस रही थीं, उन्होंने भी डर कर अपने कदम पीछे हटा लिए। पूरा माहौल यकदम जम सा गया था। ऐसा लगता था कि उस ब्लैक सूट में मलबूस नौकर के सीने में दिल नहीं बल्कि बर्फ़ का कोई टुकड़ा धड़क रहा है। वो खामोश था, लेकिन उसकी ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेशे ख़ैमा महसूस हो रही थी। ज़ावियान के गुस्से की वो बुलंद और गर्जदार आवाज़ और कांच के इतने बड़े पैमाने पर टूटने की छनछनाहट ने हॉल के दूसरे कोने में बैठे बुज़ुर्गों की गुफ्तगू को लख्त रोक दिया। डीजे ने सहम कर म्यूज़िक बंद कर दिया। और नाचती हुई लड़कियों के ग्रुप के कहकहे वहीं जम गए। चंद लम्हों पहले जहां एक पुरताइश रॉयल पार्टी चल रही थी, वहां अब एक गहरा और खौफनाक सकूत तारी हो चुका था। वीआईपी लाउंज में चमड़े के सोफ़े पर बैठे डेविड अलेक्जेंडर की नज़रें फ़ौरन अपने पोते की तरफ उठी जब उसने ज़ावियान को गुस्से से लाल पीला देखा और ज़मीन पर बिखरा हुआ कांच नजर आया तो उसके चेहरे पर मौजूद वो फ़ख्र की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह उस सल्तनत के हाकम की रवायती सफाकी ने ले ली। डेविड अलेक्जेंडर अपनी जगह से फ़ौरन खड़ा हुआ। उसका तवील कद और बूढ़े लेकिन मजबूत जिस्म का रौब पूरे हॉल में छा गया। उसने अपने कोट के बटन बंद किए और इंतहाई वज़नी कदमों के साथ उस डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा जहां ज़ावियान और वो पुरस्कार नौकर आमने सामने खड़े थे। डेविड के बूटों की मार्बल पर पड़ने वाली धमक उस खामोश हॉल में साफ सुनी जा सकती थी। उसके पीछे अलेक्जेंडर एम्पायर के 4 बॉडीगार्ड्स भी खामोशी से मुतहर्रिक हो चुके थे। हॉल में मौजूद अमीरज़ादे और दुनिया भर के बिजनेस टाइकून्स एहतराम और खौफ के मारे रास्ते छोड़ते जा रहे थे। हर कोई जानता था कि डेविड अलेक्जेंडर का अपनी जगह से उठना इस बात का सबूत था कि अब ये मामला एक मामूली नौकर और मालिक का नहीं रहा, बल्कि ये अलेक्जेंडर एम्पायर की साख का मसला बन चुका था।
जावियान अलेक्जेंडर ने एक गहरी गुस्सैली नज़र उस नौकर के गैर मामूली चौड़े शानों और कसरती मजबूत जिस्म पर डाली। उसकी बॉडी लैंग्वेज में नौकरों वाला कोई अजस नहीं था, बल्कि एक ऐसी हैबत थी जो किसी जंगजू के जिस्म में होती है। जावियान ने अपनी गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखा और उसके अंदर हसद की एक तेज़ लहर दौड़ गई। हॉल में मौजूद दुनिया भर के रईस ज़ादे खूबसूरत लड़कियां और बिजनेस टाइकून्स जो अब तक जावियान के रक्स और रौब के असेर थे, वो सब के सब इस वक्त जावियान से ज़्यादा उस आम से वेटर की तरफ मतवज्जा थे। उस नौकर का पुरस्रार सुकून पूरे हॉल की तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। अपने मरकज़ निगाह होने के ताज को छिनता देखकर जावियान का ज़ब्त जवाब दे गया। उसने अपने दांतों को सख्ती से पीसा और नौकर के बिल्कुल करीब होते हुए घुर्रा कर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी तक मेरे सामने इतने तकब्बुर से सीधे खड़े हो। जावियान का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। उसने एक सेकंड का भी तामुल नहीं किया और अपने बाएं हाथ में पकड़े ग्लास में मौजूद गहरी सुर्ख वाइन पूरी ताकत से उस वेटर के मुंह पर मार दी। जैसे ही वो यख बस्ता सुर्ख वाइन उसके चेहरे पर गिरी, उस नौकर ने इंतहाई तहम्मुल से अपनी आंखें बंद कर लीं। वाइन के सुर्ख कतरे उसके माथे, गालों और होंठों से होते हुए उसकी ठोड़ी से नीचे टपकने लगे। उसका चेहरा वो कोई आम चेहरा नहीं था। जब वाइन उसके चेहरे पर फैली तो उसका हुस्न किसी संगे मरमर के तराशे हुए शाहकार की तरह उभर कर सामने आया। वो बेहद हसीन, गैर मामूली हद तक हैंडसम और मर्दाना वजाहत का वो अरूज था। जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन न था। उसकी रंगत बर्फ़ जैसी कोरी थी, जिस पर सुर्ख वाइन के कतरे किसी सफ़ेद कैनवस पर खून के धब्बों की तरह लग रहे थे। उसके तीखे और चाकू की तरह तेज़ नकूश एक परफेक्ट यूनानी खुदा जैसे थे, और उसकी दाढ़ी की हल्की सी लकीर उसके चेहरे को एक बेपनाह पुरकशिश मर्दानगी दे रही थी। उसी लम्हे उसने आहिस्ता से अपनी पलकें उठाईं और अपनी आंखें खोलीं। वहाँ मौजूद जिस शख्स ने भी उसकी आंखों को देखा, उसका सांस हल्क में अटक गया। उसकी आंखों का रंग दुनिया के किसी आम इंसान जैसा नहीं था। वो गहरी नीलम और जामनी का एक ऐसा अनोखा इम्तिजाज थी, जिनमें एक अजीब, सर्द और कातिलाना चमक थी। उन रंगीन आंखों में उस वक्त ना तो कोई गुस्सा था, ना तड़प और ना ही कोई खौफ। वो बिल्कुल पुरसुकून, गहरी और पुरइसरार थी, जैसे वो अपने सामने खड़े जावियान अलेक्जेंडर को एक मामूली कीड़े मकोड़े से ज़्यादा अहमियत ना दे रहा हो। जावियान उसके इस जादुई हुस्न और नाकाबिले यकीन हद तक बरकरार रहने वाले सुकून को देखकर मज़ीद बिखर गया। उसने पीछे खड़े उस पहले वेटर की तरफ देखा।
जो खौफ के मारे पूरी तरह कांप रहा था और ज़मीन पर बिखरे कांच के पास घुटनों के बल बैठा था। ज़ावियान ने अपनी उंगली उस पुरस्रार वेटर के चेहरे के सामने लहराई और इंतहाई सफाकाना लहजे में धमकाया, अभी के अभी अपना सर ज़मीन से लगाओ और मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारा और इससे पिछले वेटर का सर कलम करवाने का हुक्म दे दूंगा। ये अलेक्जेंडर एम्पायर का महल है। यहाँ मेरी नाफरमानी की सज़ा सिर्फ मौत है। ज़ावियान की यह हौलनाक धमकी सुनकर हॉल में खड़े लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए, लेकिन उस पुरअसरार शख्स के चेहरे पर अब भी कोई तासुर नहीं आया। उसने उसी तरह अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे रखे, गोया ज़ावियान की हैसियत उसके सामने एक नादान बच्चे की सी हो। क्या हो रहा है यहाँ? उसी लम्हे डेविड अलेक्जेंडर की एक गरजदार और दबदबे से भरपूर आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। वो तेज़ कदम उठाता हुआ अपने पूरे रॉयल गार्ड्स के हसार में ज़ावियान की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अलेक्जेंडर एम्पायर के हाकम का रवायती गुस्सा और तकब्बुर वाज़िया था। अपने दादा को आते देखकर ज़ावियान को जैसे पुश्त पनाही मिल गई। उसने फ़ौरन एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उस नौकर की तरफ इशारा किया और शिकायत लगाने वाले अंदाज में बोला, दादू ये सर नहीं झुका रहा। इसने मेरी तौहीन की है, मेरे इशारे पर ताख़ीर से आया और अब मेरे सामने अकड़ कर खड़ा है। इसका सर कलम करवाएं अभी और इसी वक्त। डेविड अलेक्जेंडर गुस्से से तिलमिलाता हुआ जैसे ही ज़ावियान के बिल्कुल बराबर में पहुंचा, उसने उस नौकर को इबरत का निशान बनाने के लिए अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमाईं। लेकिन अगले ही सेकंड जो कुछ हुआ, उसने वहां मौजूद हज़ारों लोगों के होश उड़ा दिए। जैसे ही डेविड अलेक्जेंडर की नज़रें उस वेटर के चेहरे उसकी अनोखी जामनी आंखों और उसके खड़े होने के मखसूस अंदाज पर पड़ी, डेविड के पूरे जिस्म के आज़ाब एक झटके से खींच गए। उसका चेहरा, जो अब तक गुस्से से सुर्ख था, यकदम कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें खौफ और शदीद तरीन हैरानगी से फैल गईं और उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ से उसका कीमती सिगार नीचे मार्बल पर जा गिरा। ज़ावियान अपने दादा के चेहरे की इस तब्दीली से बेखबर दोबारा कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने ही लगा था। दादू, आप गार्ड्स को हुक्म दें कि टाच एक इंतहाई ज़ोरदार और गूंजदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में बाज़गश्त कर गई। डेविड अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ पलटकर एक वहशियाना थप्पड़ ज़ावियान के मुंह पर रसीद कर दिया था। थप्पड़ इतना शदीद था कि ज़ावियान का सर घूम गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक बारीक लकीर निकल आई। और वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। हॉल में मौजूद हर शख्स का सांस जैसे रुक गया। कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर का सरबराह अपने चहीते और इकलौते वारिस को एक मामूली नौकर के सामने थप्पड़ मार रहा है। डेविड अलेक्जेंडर का सांस फूला हुआ था।
वो खौफ से बुरी तरह हाँफ रहा था। और उसकी आवाज़ में एक लर्ज़ा खैज़ कपकपाहट थी जब वो चिल्लाया, बेवकूफ़ इंसान, जानते भी हो तुम ये कौन है? तुमने किस पर हाथ उठाने की ज़रूरत की है? ये अल्फाज कहने के बाद डेविड अलेक्जेंडर ने एक सेकंड की भी ताख़ीर नहीं की। वो शख्स जिसके सामने यूरोप के वज़राए आज़म और दुनिया के अरबपति बिजनेसमैन हाथ बांध कर खड़े हुए थे, वो अलेक्जेंडर एम्पायर का बेताज बादशाह एक ही सेकंड के अंदर इंतहाई बेबसी और खौफ से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पूरे हॉल पर एक मौत जैसा सकूत तारी हो चुका था। लोगों की आंखें हैरत से बाहर उबलने को थीं, क्योंकि डेविड अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टेके और अपना बूढ़ा बावकार सर उस वेटर के चमकते हुए स्याह जूते की नोक पर रख दिया। वो दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन इस वक्त एक नौकर के जूते के सामने अपना सर सजाए खौफ से थर-थर कांपते हुए माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरे वारिस से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये नादान है, ये आपकी अज़मत से वाकिफ़ नहीं था। अलेक्जेंडर एम्पायर को तबाही से बचा लें, हमें माफ़ कर दें। डेविड अलेक्जेंडर की आवाज़ में मौत का खौफ साफ सुना जा सकता था, जबकि वो पुरअसरार वेटर अब भी उसी पोजीशन में अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे, अपनी आंखें बंद किए, बिल्कुल साकित खड़ा था। उसका जूता डेविड के सर को छू रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही बर्फानी, कातिलाना और सहर अंगेज़ सकूत कायम था। जो इस बात का ऐलान था कि वो इस दुनिया की आम मखलूक से बहुत ऊपर की कोई चीज़ है। वो शख्स जो एक वेटर के लिबास में इस रॉयल पैलेस के हॉल में खड़ा था, उसका असल नाम जिब्रील फ़तेह था। वो नाम जिसके सिर्फ़ एक लफ्ज़ से दुनिया की हुकूमतें बदल जाती थीं और अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया किंग्स के दिल बैठ जाते थे। वो दुनिया के पोशीदा तरीन और ताकतवर तरीन अल्ट्रा एलीट ग्रुप का सुप्रीम लीडर था, जिसके सामने अलेक्जेंडर एम्पायर की हैसियत एक छोटे से रेत के घरौंदे जैसी भी नहीं थी। जिब्रील फ़तेह का कद 6 फुट 4 इंच था, जो सावियान से भी तवील और कहीं ज़्यादा रौबदार था। उसका जिस्म कसरती और फौलादी था। जिसकी चौड़ाई और मजबूती उस मामूली वेटर के सूट के अंदर से भी साफ झलक रही थी। उसके खड़े होने का अंदाज़ एक ऐसे शहंशाह जैसा था जो पूरी कायनात को अपने पैरों तले कुचलने की ताकत रखता हो। उसका चेहरा हुस्न और हैबत का एक ऐसा इम्तजाज था जिसे देखकर इंसान बैक वक्त मशहूर भी हो जाए। और खौफज़दा भी। उसकी तराशी हुई थोड़ी तीखी नाक और गहरी जामनी आंखें किसी जादुई दुनिया की तख्लीक मालूम होती थी। उसके स्याह घने बाल उसके माथे पर इंतहाई नफासत से बिखरे हुए थे, जिन पर अब वाइन के कतरे चमक रहे थे।
उसकी पूरी शख्सियत से एक ऐसी पुरस्कार तारीख और डरावनी वाइब्स निकल रही थी जो पूरे हॉल के माहौल को मुंजमद कर चुकी थी। वो बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर कोई हथियार उठाए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से लोगों का दम घोंटने की सलाहियत रखता था। वो कल्समबर्ग की उस सर्द रात में इक़्तिदार, हुस्न और मौत का वो सबसे बड़ा मोहरा था जिसके सामने आज एक पूरी सल्तनत घुटनों के बल पड़ी माफ़ी की भीख मांग रही थी। सो फाइनली हमारे न्यू नावल की फ़र्स्ट एपिसोड ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल बहुत पसंद आएगा। बहुत दिल से लिखा गया ये नावल है और मेरी वॉइस ओवर में जो भी मिस्टेक्स हुई हों उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज नावल को वॉइस ओवर किया है। एंड अपना रिव्यू हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे नावल को वॉइस ओवर में नहीं सुनना चाहते वो काइंडली इसको स्किप कर सकते हैं। वॉइस ऑफ करके आप रीड कर लें, ड्यूरेशन बड़ा है। और बाकी अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू।